थायरॉयड ग्लैंड लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड है। अगर हम इसके अंदर साइज़ की बात करें तो 5 × 3 सेंटीमीटर यानी लेंथ होती है इसकी 5 सेंटीमीटर, विड्थ होती है 3 सेंटीमीटर। 25 ग्राम वेट होता है इसका। साइट की बात करें कि प्रेजेंट कहाँ होगा, तो वेंट्रल और लेटरल साइड ऑफ अपर पार्ट ऑफ नेक। नेक का जो वेंट्रल और लेटरल साइड है वहाँ पर ट्रैकिया के चारों तरफ प्रेजेंट होगी। इसके अलावा अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ पर जो क्या प्रेजेंट है, सबसे ऊपर लैरिंग्स प्रेजेंट है, उसके नीचे ट्रैकिया प्रेजेंट है और ट्रैकिया को कवर करते हुए थायरॉयड ग्लैंड प्रेजेंट है। फीमेल्स के अंदर इसका साइज़ लार्ज होता है ड्यू टू सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म। कुछ जीन्स जो होते हैं वो ज़्यादा अपीयर हो जाती हैं। ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, लेकिन एज़ कम्पेयर टू मेल फीमेल्स के अंदर ये ज़्यादा होता है। दूसरा, प्रेगनेंसी के टाइम पर, मेंस्ट्रुअल साइकिल के टाइम पर थायरॉयड ग्लैंड का जो साइज़ है वो थोड़ा सा और लार्ज हो जाता है फीमेल्स के अंदर। ये क्यों होता है? क्योंकि जैसे प्रेगनेंसी के टाइम पर जो हॉर्मोन्स होती हैं, जैसे कि ह्यूमन कोरियोनोगोनेडोट्रोपिन हार्मोन या एस्ट्रोजन हार्मोन, उनकी वजह से थायरॉयड हार्मोन का रिलीज़ जो होता है वो ज़्यादा होता है। थायरॉयड हार्मोन के ज़्यादा रिलीज़ होने की वजह से इसके साइज़ में भी कुछ चेंजेस आती हैं, जिसकी वजह से थोड़ा बहुत इसमें साइज़ इंक्रीज़ हो जाता है। अगर कोई पॉली ब्रीडर्स है, मतलब साल में एक से ज़्यादा बार वो ब्रीड कर सकते हैं, तो उनके जो थायरॉयड ग्लैंड है वो यूनिफॉर्म साइज़ का रहता है, चेंज नहीं होता। इसके अपोजिट अगर कोई सीजनल ब्रीडर है, मान लीजिए कोई विंटर में ही ब्रीडिंग करता है, कोई समर में ही ब्रीडिंग करता है, तो उनका जो साइज़ है वो ब्रीडिंग सीजन के अकॉर्डिंग चेंज रहता है। जब ब्रीडिंग सीजन होता है तब एनलार्ज्ड होता है और नॉन ब्रीडिंग सीजन में वो स्मॉल या फिर रेगुलर रहता है। स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो ब्राउनिश रेड कलर, हाईली वस्कुलर है। जो ऑर्टिक आर्क और वेन है वो पूरी तरह से कवर करती है और ब्लड सप्लाई है वो बिल्कुल अच्छी रहती है। शील्ड शेप है, शील्ड जैसे किसी भी चीज़ को कवर करने के लिए हम ढाल बोलते हैं जिसे, उसके शेप का होता है। बाई लोब्ड होता है, 2 लोब यहाँ पर प्रेजेंट होती हैं, एक यहाँ पर हो गई, एक यहाँ पर हो गई। दोनों लोब को बीच में से एक ट्रांसवर्स बैंड जो है कनेक्ट करता है, जिसे हम बोलते हैं इस्थमस। इसको कई बार जो है एंडोस्टाइल आपने पढ़ी होगी नॉन कोर्डेट्स के अंदर या फिर लोअर कोर्डेट्स के अंदर, जो कि ग्लैंड होती है म्यूकस सिक्रेशन का काम करती है, उसके होमोलोगस माना जाता है कि इनका और जो स्ट्रक्चरल है, इंटरनल स्ट्रक्चर वो सेम होता है। यहाँ से अगर हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं, सबसे पहले ऊपर प्रेजेंट होती हायोइड बोन, उसके बाद है क्रिकोथायरॉयड लिगामेंट, फिर थायरॉयड कार्टिलेज, उसके बाद क्रिकोइड कार्टिलेज, और फिर यहाँ पर ये रेडिश कलर की जो स्ट्रक्चर है वो है थायरॉयड ग्लैंड। थायरॉयड ग्लैंड को हम मेनली 3 पार्ट्स में हम देखते हैं। यहाँ पर ये हो गई राइट लोब, ये लेफ्ट लोब, और उसके बीच का जो कनेक्शन है उसे हम बोलते हैं इस्थमस। इसके नीचे प्रेजेंट होता है ट्रैकिया। एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी की बात करें तो थायरॉयड ग्लैंड कुछ इस तरह से अपीयर होती है। अगर हम इसका टीएस देखते हैं, टीएस में अगर थायरॉयड ग्लैंड का टीएस देखेंगे तो इसके अंदर क्या प्रेजेंट होती हैं, यहाँ पर फॉलिकल प्रेजेंट है जिसे हम थायरॉयड फॉलिकल बोलते हैं। ठीक है, ये फॉलिकल जो होती हैं एकाइनल सेल की फॉर्म्ड होती हैं। यहाँ पर ये जो ग्रीनिश कलर की सेल्स हैं इन्हें हम बोलते हैं एकाइनल सेल। फॉलिकुलर एपिथेलियम कवर करती है, मतलब वो जो फॉलिकल होगा उसको बाहर से पूरी तरह कवर करके उसकी एपिथेलियम की फॉर्मेशन करती है। इनके अंदर एक ग्लाइकोप्रोटीनेशियस मटेरियल होता है जिसे हम कोलोइड बोलते हैं। ये जो कोलोइड होता है इसके अंदर आयोडीनेटेड
थायरोग्लोबुलिन मॉलिक्यूल होता है जो कि इनएक्टिव स्टेज में होता है। थायरोग्लोबुलिन मॉलिक्यूल एक ग्लाइकोप्रोटीन है जो अबाउट 140 टायरोसिन अमाइनो एसिड का बना होगा। यहाँ पर ये स्टोर रहता है, ठीक है। जब बाहर से आयोडीन की आता है तब आयोडीन के साथ में रिएक्शन करके ये एक्टिव फॉर्म में होकर थायरोक्सिन हार्मोन की फॉर्मेशन करता है। तो मेन जो कंपोनेंट हो गया अमाइनो एसिड हो गया जिससे थायरोसिन फॉर्मेशन होती है, वो क्या है हमारे पास, टायरोसिन अमाइनो एसिड। जब ये सेल एक्यूमुलेट होती हैं तो जो एकाइनल सेल है इनके ऊपर कुछ माइक्रोवेलाई लाइक स्ट्रक्चर डेवलप हो जाती हैं जिसकी वजह से ये मूवमेंट करती हैं और थायरोग्लोबुलिन की फॉर्मेशन करती हैं। इनके अलावा यहाँ पर कुछ पैराफोलिकुलर या फिर सी सेल्स प्रेजेंट होती हैं जो कि दूसरा हार्मोन है थायरोकैल्सिटोनिन, उनकी फॉर्मेशन करती हैं। तो मेन यहाँ पर दो हार्मोन होते हैं, थायरोक्सिन, थायरोकैल्सिटोनिन। मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर हमने देख लिया। इंटरनल स्ट्रक्चर में यहाँ पर फॉलिकल प्रेजेंट है, पैराफोलिकुलर सी सेल्स प्रेजेंट है। फॉलिकल के अंदर की कोलोइड प्रेजेंट है और बाहर एकाइनल सेल प्रेजेंट है। इसके बाद अगर हम हॉर्मोन्स की बात करते हैं, मेनली थायराइड हार्मोन से दो हार्मोन रिलीज होते हैं। थायराइड ग्लैंड से दो हार्मोन रिलीज होंगे, एक होगा थायरोक्सिन और एक होगा थायरोकैल्सिटोनिन। सबसे पहले और जो मेजर अमाउंट में रिलीज होता है वो है थायरोक्सिन, जो हमारे मोस्ट ऑफ द बॉडी फंक्शंस को कंट्रोल करता है। थायरोक्सिन की अगर हम इंट्रोडक्शन की बात करें तो आयोडीन कंटेनिंग अमाइन हार्मोन। अमाइनो एसिड, अमाइन हार्मोन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इनके अंदर अमाइनो एसिड प्रेजेंट है। कौन सा अमाइनो एसिड है, टायरोसिन अमाइनो एसिड से ये डिराइव किए जाते हैं। आयोडीन कंटेनिंग, इनके अंदर आयोडीन के मॉलिक्यूल प्रेजेंट हैं। थायरोक्सिन को हम T4 हार्मोन भी बोलती हैं, टेट्रा आयोडोथायरोनिन। टेट्रा आयोडो किसके लिए, यहाँ पर 4 आयोडीन के मॉलिक्यूल प्रेजेंट होंगे। derived from tyrosine amino acid composed of tetraiodothyronine and triiodothyronine। केमिकली अगर हम थायरोक्सिन का स्ट्रक्चर देखते हैं तो उसमें दो टाइप के हम मॉलिक्यूल देखते हैं, एक T4 एक T3। अगर टायरोसिन मॉलिक्यूल के साथ में अमाइनो एसिड के साथ में 4 आयोडीन ग्रुप अटैच हैं तो हम उसे नाम देते हैं टेट्रा आयोडोथायरोनिन। अगर यहाँ पर 3 आयोडीन मॉलिक्यूल प्रेजेंट है तो हम उसे नाम देते हैं ट्राई आयोडोथायरोनिन। 90% यहाँ पर T4 प्रेजेंट होता है, 10% T3 प्रेजेंट होगा। लेकिन T3 जो होगा ज़्यादा एक्टिव हार्मोन होता है। ज़्यादा एक्टिव कैसे होता है, लेटेंट पीरियड जो होगा इसका कम होगा। लेटेंट पीरियड क्या होता है, किसी भी चीज़ का सिक्रीशन और उसका इफ़ेक्ट देखने के बीच का जो टाइम होता है उसे हम क्या बोलते हैं, लेटेंट पीरियड। जैसे थायराइड ग्लैंड से थायरोक्सिन हार्मोन रिलीज़ हुआ और रिलीज़ होने के बाद उसने कितने दिन के बाद अपनी हमारी बॉडी के ऊपर अफेक्ट शो करना स्टार्ट किया, उसको हम बोलते हैं लेटेंट पीरियड। T4 का जो लेटेंट पीरियड होता है वो अबाउट 10 to 12 डेज होता है और T3 का जो लेटेंट पीरियड होता है वो अबाउट यहाँ पर 6 to 12 आवर्स होता है और 2 से 3 दिन के अंदर ये अपनी मैक्सिमम सेलुलर एक्टिविटी शो कर देता है। तो इसी वजह से जो इसका लेटेंट पीरियड कम होता है और अपना ये मैक्सिमम जो रिस्पॉन्स है वो शो करता है। इसकी पोटेंशियल यानी कैपेबिलिटी, इसके अंदर पावरफुल स्ट्रेंथनेस ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू T4। थायरोक्सिन हार्मोन जो है वो फर्स्ट आइसोलेटेड किया गया था इन 1916 में बाय साइंटिस्ट कोचर। सिंथेसाइज किया था हैरिंगटन और बर्गर ने। और आयोडीन का जो रोल है वो बोमन ने सबसे पहले स्टडी किया था। इसके बाद अगर हम सिंथेसिस की बात करें